हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम। हम लोग नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। आज हम वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर करेंगे फाइनली, जो हमको अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करने पे परेशान करती हैं, प्रॉब्लम आती है। तो हम बिल्कुल आज हर एक बात को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर लेंगे, ताकि मुझको जब कभी भी प्रश्न लगाने बैठे हम लोग तो हमको समस्याएं ना आए। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमने बताया है नंबर सिस्टम। क्या होगा? नंबर सिस्टम होगा। तो नंबर मीन्स क्या होता है और सिस्टम मीन्स क्या होता है? बताइए भैया, क्या होता है? तो आप बताएंगे कि नंबर मीन्स होता है संख्या। नंबर मीन्स होता है क्या? संख्या होता है। आप बताएंगे कि नंबर मीन्स संख्या होता है, और सिस्टम मीन्स जो होता है वो क्या होता है? सिस्टम मीन्स होता है प्रणाली। सिस्टम मीन्स होता है प्रणाली। ठीक है, इसको पद्धति भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोला जा सकता है? पद्धति, प्रणाली या पद्धति। यानी नंबर मीन्स संख्या और सिस्टम मीन्स प्रणाली या पद्धति। तो इस बात को भी एक बार समझा जाए। जैसा कि आप कहीं शॉप पे जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक जो रैक बना हुआ है, वहाँ पे एक साबुन एक सीधी पूरी कतार पे रखा हुआ है, एक जगह निरमे के पैकेट पूरे रखे हुए हैं, तो एक जगह बिस्किट के पैकेट रखे हुए हैं। इसी तरह आप क्लॉथ में गए तो एक जगह पैंट्स लगे हुए हैं, एक जगह शर्ट लगे हुए हैं। तो एक उनका सिस्टम एक। और अपने घर में जब आप कोई फ्रिज में कोई भी वस्तु रखते हैं तो एक सिस्टम से रखते हैं। तो वही यहाँ पे है, यहाँ पर संख्याओं को सिस्टम से रखा गया है। तो इस चैप्टर का नाम हो गया संख्या पद्धति। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। संख्या क्या होती है? संख्या क्या होती है? तो संख्या कैसे बनती है? तो आप कहोगे अंक से संख्या बनती है। बिल्कुल, अंक से संख्या बनती है। तो एक जो है, फिर दो है, और तीन, चार, ये 9, ये हमारे अंक हैं। क्या हैं? अंक हैं। तो एक क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं एक क्या है, तो आप क्या कहेंगे? एक अंक है। एक क्या है? एक अंक भी है। अंक को हम लोग बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। एक अंक भी है और एक संख्या भी है। एक अंक भी है और एक क्या है? संख्या भी है। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ। जीरो, बिल्कुल जीरो। कुछ लोगों को ये सारी बातें आती होंगी तो परेशान होंगे कि ये तो मुझको आता है, क्यों अपना टाइम बर्बाद करूँ। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है मेरा, जो ये क्लास चल रही है, ये उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो बिल्कुल जीरो हैं। ठीक है ना? और ये उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो बहुत हाई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन जीरो लेवल सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो हाई लेवल को समझ पाएँ। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक क्या है? एक अंक है, जिसको हम लोग डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में, और एक संख्या यानी नंबर, यानी नंबर। नंबर भी है, एक अपने आप में एक अंक भी है और एक अपने आप में एक संख्या भी है। उसी तरीके से दो क्या है? एक अंक भी है और एक संख्या भी है। उसी तरीके से तीन आपका एक अंक भी है और एक संख्या भी है। 4, 5, 9, इस तरीके से सब क्या है? आपका अंक भी है और संख्या है। इसी तरीके से मैं एग्जाम्पल में अगर लूँ आपसे और कहूँ कि ये 25 क्या है? 25 में कितने डिजिट हैं? तो आप बोलोगे 25 में सर 2 डिजिट हैं। कैसे डिजिट हैं? एक डिजिट ये हो गया और एक डिजिट ये हो गया। डिजिट मीन्स अंक, यानी कितने अंक हो गए? यहाँ पे 2 अंक हो गए। बात समझ में आ रही है? ठीक, बिल्कुल आ रही होगी। लेकिन मैं अगर कहूँ 25 में कितने नंबर हैं, यानी कितनी संख्या हैं, तो आप कहोगे सर एक संख्या है। 25 में एक संख्या, ये पूरी एक क्या है? संख्या है। तो 25 एक क्या हो गई? संख्या हो गई। तो इस तरीके से आपको सीखना है, हर एक बेस को क्लियर करना है, ताकि आप एग्जाम में हर एक प्रश्न को बना पाएँ। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ बताया जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि ये 89 दे दिया गया। कितने अंक होंगे इसमें? इसमें अंक कितने होंगे? तो इसमें अंक कितने हैं, यानी डिजिट की बात कर रहा हूँ। कितने डिजिट होंगे?
तो आप कहोगे 2 डिजिट होंगे, 1 डिजिट ये 1 डिजिट ये, लेकिन इसमें संख्या कितनी है तो एक संख्या हो गई है, पूरी एक क्या है एक संख्या है। इसी तरीके से ये एक नंबर है, इसमें डिजिट कितने होंगे यानी अंक कितने होंगे तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 डिजिट या 3 अंक, ठीक है ना। लेकिन संख्या कितनी है इसमें, संख्या कितनी है इसमें, तो इसमें संख्या जो है वो एक संख्या है, ठीक है। एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि 29.79 इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें कितने डिजिट हैं। तो आप जनरली इसमें जो ये डिजिट की जब बात करता है पॉइंट में जब किसी डिजिट की बात की जाए तो पॉइंट के जितने भी नंबर या अंक जो भी हैं उसके डिजिट, ये जो डिजिट हैं इनकी बात हो रही होती है, ना कि इनकी बात होती है, यानी बात इनकी करता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कितने डिजिट होंगे, 1 डिजिट और 2 डिजिट, दूसरा डिजिट, तो यानी टोटल डिजिट कितनी होंगे इसमें 2 ही डिजिट होंगे, क्योंकि जब पॉइंट की बात होती है तो हम आगे वाले नंबर की बात हो रही होती है, ना कि पीछे वाले नंबर की बात होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिजिट कितने होंगे 2 डिजिट होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर पूछे जाए संख्याएं कितनी हैं तो ये संख्या एक संख्या है, ये टोटल क्या है एक संख्या है, ठीक है ना। ये टोटल एक संख्या है, लेकिन अंक की बात की जाए यानी डिजिट की बात की जाए तो इसमें कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए सब लोग, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। ये इस तरीके से, ये क्या है ये एक संख्या है यानी एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है। लेकिन मैं अगर इसमें आपको कहूँ कितने डिजिट हैं यानी कितने अंक हैं तो कितने अंक होंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। तो अंक कितने हुए, अंक 4 हुए, कितने अंक हुए 4 अंक हुए, या फिर बोल सकते हैं 4 डिजिट हैं, इसमें 4 डिजिट है, ओके। लेकिन नंबर या संख्या की बात करें तो संख्या भी एक है, संख्या कितनी है एक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बिल्कुल आ रही होगी बात समझ में, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो लेवल हम लोग सीखेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है सेशन में। जो लोग अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल से जुड़े हुए हैं बालाजी स्टडी से, तो वो लोग अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी हर एक नॉलेज प्राप्त कर पाएँ, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ, ओके। तो आगे चलते हैं, नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको एग्जांपल में दूं 5684 दिया गया है और इसमें इस तरीके से मैं कामा लगा दूं, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी संख्या है यानी कितने नंबर्स हैं तो क्या बोलेंगे आप, कितनी संख्या हैं। तो आप कहेंगे कि सर इसमें संख्याओं की अगर बात कर रहे हैं तो एक संख्या 5 क्या है एक संख्या भी है एक नंबर भी है, 6 क्या है एक संख्या एक नंबर भी है, 8 क्या एक संख्या और एक नंबर भी है, और 4 क्या एक संख्या और एक नंबर भी है। तो मैं अगर संख्या की बात करूं तो यहाँ पे 4 संख्या भी है, 4 संख्या भी है, यानी संख्या को हम लोग बोलते हैं नंबर, 4 नंबर यानी 4 संख्या भी हैं। और अगर मैं बात करूं डिजिट की यानी अंक की बात करूं, डिजिट यानी अंक की बात करूं तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक और ये 4 अंक, कितने अंक हो गए, अंकों की संख्या भी कितनी होगी 4 होगी, यानी अंक भी 4 हैं और संख्याएं भी 4 हैं। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात करें, ये बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है सबको। तो आगे हम बात करेंगे संख्या, क्योंकि अब हम लोग समझ चुके हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं अंकों से मिलकर होती हैं, कितने अंक की संख्या में होते हैं ये सब हम लोग समझ चुके हैं अभी, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं संख्याएं, संख्याएं कितनी होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं जो होती हैं यानी जो नंबर्स होते हैं हमारे, नंबर जो ये नंबर्स होते हैं ये कितने होते हैं, तो संख्याएं 2 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती हैं, संख्याएं 2 तरीके की होती हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या की अगर हम बात करें तो पहली संख्या कौन सी होती है, पहली संख्या होती है दोस्तों वास्तविक संख्या, पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या, ये पहली संख्या होगी वास्तविक संख्या। और दूसरी संख्या जो होगी दोस्तों वो होगी हमारी काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक संख्या होगी, दूसरी संख्या को बोलते हैं काल्पनिक संख्या।
इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ये हम लोग बोलते हैं इसको रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, जेनरी नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि संख्याएं, कोई आपसे पूछे कि सर संख्याएं कितनी होती हैं, तो आपको क्या बोलना है? संख्याएं दो होती हैं। एक संख्या होती है वास्तविक संख्या और एक होती है कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या होती है। एक वास्तविक होती है और दूसरी क्या होती है? काल्पनिक होती है। लेकिन जो ये वास्तविक संख्या होती है, ये कौन सी संख्याएं होती हैं भाई? ये कौन सी संख्याएं होती हैं? तो आपका कहना क्या होगा कि वे संख्याएं वास्तविक संख्या होती है जो कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। यानी वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं। कहाँ पे प्रदर्शित की जाती हैं? संख्या रेखा पे। तो संख्या रेखा कैसे होती है? यहाँ पे जीरो बना होता है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में। कैसे में होते हैं? जैसे यहाँ पे +1 होता है, यहाँ पे क्या होता है? +2 होता है, यहाँ पे +3 होता है। इसी तरीके से -1, -2 और -3। तो ये जो संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स बोलते हैं। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे हम बात करें काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे? सर काल्पनिक संख्या क्या होती है? 1 सेकेंड। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है भाई? काल्पनिक संख्या जो होती है, इमेजिनरी नंबर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माइनस रूट में -1, फिर मैंने रूट में -2 लिख दिया, फिर मैंने रूट में माइनस ये लिख दिया। तो इस तरीके से जो मैं नंबर लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? आपके इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। ये सारे नंबर यानी रूट निगेटिव रूट नंबर्स, ठीक है ना, स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। तो यानी जो स्क्वायर में होंगे और निगेटिव होने चाहिए। स्क्वायर यानी रूट के अंदर जो निगेटिव नंबर्स होता है, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक बात और हमको समझना है। वो बात ये समझना है कि जो ये रूट होता है i, ये जो रूट में -1 होता है, ये किसके बराबर होता है? i के बराबर। यानी मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि -1 = i। ये बात आप लोग नोट कर सकते हैं। यानी रूट में -1 = i होता है। ये आपको इंटरमीडिएट की क्लास में मिलेगा, ठीक है ना। इसको आईओटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आईओटा बोला जाता है। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। वैसे ये पेपर में ज़्यादा नहीं आ रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो काल्पनिक संख्याएं यानी जो निगेटिव नंबर्स ऑफ रूट स्क्वायर में होती हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स जो होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको क्या बोलते हैं भाई? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और ये रूट स्क्वायर -1 क्या होता है? आई होता है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर सीखने का प्रयास करें, एक नंबर ले लें -23, तो -23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 23 × -1। तो -1 रूट में भी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 33 × i। इस तरीके से इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये संख्या के विषय में हम लोगों ने बात की। तो संख्याएं दो तरीके की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वो होती है जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं, और काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जो रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अब सम्मिश्र संख्या की बात करेंगे। बात आएगी सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं, ये क्या होती हैं? जिनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? इस तरीके से। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, इसको मैं आपको डिटेल बता देता हूं कि जेड होता है a + bi। ये इसका जनरल कंपेयर का फार्मूला होता है। जो मैंने अभी बताया है सम्मिश्र संख्या, इसमें आपका होगा एक रियल नंबर होगा और एक आपका इमेजिनरी नंबर होगा। इन दोनों के योग से यानी इन दोनों के मिलने से हमको कैसी संख्या प्राप्त होती है? सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर ऐड कर दिया जाता है तो वहाँ पे
एक समृद्ध संख्या मिलती है, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3 + 4i। तो 3 + 4i में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें रियल नंबर्स कौन है, वास्तविक संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे कि ये जो सर ये 3 है ये आपका क्या है, रियल नंबर है। लेकिन ये जो 4i है ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है। ये जो 3 होगा ये रियल नंबर होगा और ये जो 4i होगा ये क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो यहाँ पे ये बात आपको आनी चाहिए कि समृद्ध संख्या जो होती है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के योग से बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, समृद्ध संख्याएं कहते हैं, ठीक। ये समृद्ध संख्याएं भी हो गई। अब समृद्ध संख्या के बाद हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या का मीन्स हो गया रियल नंबर, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं कितनी तरीके की होती हैं, तो ये 2 तरीके की होंगी। वास्तविक संख्या यानी यहाँ पे पूर्णांक हो जाएगा और इंटीजर्स जिसको बोलते हैं, पहला हो जाएगा पूर्णांक, पहला हो जाएगा पूर्णांक जिसको हम लोग इंटीजर बोलेंगे, और दूसरा हो जाएगा दशमलव जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल। दूसरा क्या हो जाएगा, दशमलव, ये दशमलव, ठीक है। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ये 2 तरीके की होती हैं। पहली हो जो होती है ये पूर्णांक होगा और दूसरा जो होगा वो दशमलव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्णांक और दशमलव के विषय में हम लोग पूरी अच्छी तरीके से पूरी डिटेल प्राप्त करेंगे। इसको बोला जाता है इंटीजर और इसको बोला जाता है डेसिमल, ठीक है ना। इसको बोला जाता है इंटीजर मीन्स पूर्णांक हो गया, और डेसिमल मीन्स क्या हो गया, डेसिमल मीन्स हो गया दशमलव। तो यहाँ पे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डेसिमल पे। डेसिमल को अच्छी तरीके से सीख लिया जाए जिससे कि उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पूर्णांक के विषय में। पहले बात करने वाले हैं दशमलव के विषय में, तो दशमलव पूरा विस्तार से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि वास्तविक संख्याएं जो होंगी वो 2 तरीके की होंगी। पहली जो होगी वास्तविक संख्या वो पूर्णांक होगी, और दूसरी जो होगी ये कोई सीरियल नहीं, आप पहले बोल सकते हो कि दशमलव भी हो सकता है और बाद में पूर्णांक हो सकता है, इसमें कोई सीरियल नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल ये 2 होती हैं, पहले पूर्णांक होता है फिर क्या होता है, फिर आपका ये होता है दशमलव। अब हम दशमलव के विषय में बात करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव होता क्या है, यानी ये दशमलव है ये होता क्या है। आज इसके विषय में पूरी बात कर लेंगे जिससे कि दिक्कत ना हो। डेसिमल, ठीक है ना। ये जो दशमलव है ये भी 2 तरीके का होता है। दशमलव जो है ये भी 2 तरीके का होता है, ठीक है ना। तो पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है। पहला दशमलव जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल इंग्लिश में बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो बच्चे इंग्लिश से बिलोंग करते हैं मैं उनके लिए भी इंग्लिश भी रिपीट कर देता हूँ, वो नोट कर सकते हैं इस बात को। तो शांत दशमलव मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, और जो अशांत दशमलव होगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अशांत दशमलव होगा इसके बाद, अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। तो पहला जो हमारा हुआ वो हो गया था शांत दशमलव और दूसरा जो हो गया था वो अशांत दशमलव हो गया। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल की जब हम बात करते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो 0.25 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, 0.15 टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और 0.5 टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, 0.125 टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हो गए आपके। अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ अगर कि ये जो होते हैं अशांत दशमलव, तो अशांत दशमलव भी 2 तरीके का होता है। पहला होता है पुनरावृत्त दशमलव। क्या होता है, पुनरावृत्त दशमलव। पुनरावृत्त अशांत दशमलव होता है। एक होता है अपुनरावृत्त, अपुनरावृत्त दशमलव, अपुनरावृत्त दशमलव। एक पुनरावृत्त दशमलव होता है, एक अपुनरावृत्त दशमलव होता है। तो जो पुनरावृत्त दशमलव है ये कैसा दशमलव है,
इसके विषय में बात की जाए तो पुनरावृत्त दशमलव जो होता है जैसे 3, 0.333 इस तरीके से हुआ, ये पुनरावृत्त दशमलव हुआ। इसी तरीके से जैसे मैंने कह दिया 1.33 इस तरीके से, ठीक है ना। फिर मैं अगर आपसे कहूँ कि 0.111 इस तरीके से हो सकता है, फिर 1.222 ये सब जो होंगे ये पुनरावृत्त दशमलव तक आएंगे। यानी अशांत होगा, अशांत के 2 टाइप होते हैं। वो टाइप कौन कौन से होते हैं भाई? वो पहला जो टाइप होता है पुनरावृत्त दशमलव, जिसमें कि हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर पुनरावृत्ति आता है। तो पुनरावृत्ति जो होता है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति। और अपुनरावृत्ति दशमलव यानी अपुनरावृत्ति यानी किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति ना हुई हो, कोई नंबर दोहराया ना हुआ हो, उसको बोलते हैं अपुनरावृत्ति दशमलव, अशांत दशमलव। तो अपुनरावृत्ति में जो आता है, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लूँ इस तरीके से 2, 3, 5, 6 डॉट डॉट इस तरीके से। तो यहाँ से एक बात हमको बहुत बड़ी बात सीखने को मिलेगी। वो किस तरीके से मिलेगी? जैसे कि 0.25 हमने लिया, तो 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं? 25/100 यानी 2 अंकों के बाद दशमलव अगर लगा है तो नीचे 2 जीरो आएंगे। तो 25 से कन्नम 25, 25 चौके 100 यानी ये हो गया, क्या हो गया? 1/4 हो गया। आई बात समझ में दोस्तों? ये 1/4 हो गया। और 1/4 का मतलब क्या है कि ये P/Q के रूप में लिखा जा चुका है। अगर P/Q के रूप में लिखा जा चुका है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है? रेशनल नंबर है, अर्थात परिमेय संख्या है। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उसको हम लोग बोलते हैं कि परिमेय संख्या होती है। तो यानी यहाँ से ये बात समझ में आ रही है। जैसे मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसको सॉल्व करूँ अगर, तो ये भी उस तरीके से हो जाएगा। तो 25 या 75, 25 चौके 100, तो ये भी P/Q के रूप में लिखा जा चुका है। इसी तरीके से मैं अगर इसको लिखूँ 15/100, तो 5 या 15, 5 दूना 10, ये भी P/Q के रूप में लिखा जा चुका है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि जितने भी शांत दशमलव होते हैं उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो ये भी बात सही है कि जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उनको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, अर्थात रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। तो जितने भी शांत दशमलव होंगे वो सारी के सारी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। अब बात आती है पुनरावृत्त दशमलव की। तो पुनरावृत्ति दशमलव समझ लिया जाए यहाँ पे, ठीक है। पुनरावृत्ति दशमलव, तो पुनरावृत्त दशमलव में हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे 0.33। क्या लिखा था? 0.333 ये लिखा था। तो 0.33 का मतलब क्या हुआ कि जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं इस पर बार लगा देंगे। बार लाइन होता है, वेनिकुलम ब्रैकेट होता है। यानी जो बार लाइन जब लगा देंगे हम यहाँ पे, तो बार लाइन लगा दिया। इसको सॉल्व करने का क्या होता है? 0 + 3, इस बार को जब हटाते हैं तो बटे में कितना आता है? 9 आता है, 9 आता है। तो कितना हो गया यहाँ पे? 9। 3 से काट दिया तो ये ऐसे हो गया। तो यानी ये क्या बन गया? 1/3। 1/3 का मतलब क्या है कि P/Q है कि नहीं, इस रूप में इसको लिखा जा चुका है ना। यानी 1/3 का मतलब है P/Q का रूप लिखा जा चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे अदर नंबर भी हम ले सकते हैं, जैसे 222, जैसे 111 दिया गया, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ये 11 ले लें, तो इसको 0.1 बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 0 + 1/9, तो इसको भी हमने P/Q के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया। यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो इसके अंतर्गत आता है, जो हमारा अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग जो है, पुनरावृत्ति जो हो रही है इसमें, पुनरावृत्ति रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग। तो पुनरावृत्ति में हमने बताया है कि पुनरावृत्ति वाले भी क्या होंगे? सारे के सारे P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं। कि पुनरावृत्ति अशांत दशमलव जो है वो जो है आपका क्या लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो ये बात यहाँ से भी सिद्ध होती है कि इनको हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद जो बात है, यहाँ पे 2 बातें जो हो गई, एक अशांत दशमलव जो कि परिमेय संख्या हो सकती है, एक अशांत दशमलव के अंतर्गत जो पहला टाइप है पुनरावृत्ति, वो भी परिमेय संख्या होती है। लेकिन क्या इसको हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई हर एक क्लियर नहीं है कि कितने में 100 आएगा कि 200 आएगा।
कितने जीरो आएंगे बटे में, ये हमको क्लियर नहीं है, वेरीफाई नहीं हो सकता यहाँ से कि यहाँ पे कितने जीरो आने वाले हैं। क्या हम इसको बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। अगर ये बात बताई नहीं जा सकती है तो ये बात लिखी भी नहीं जा सकती है। तो यानी ये जो होंगे ऐसे नंबर को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी? तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो आगे बात करेंगे, हम लोग डेसिमल अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब बात करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको रेशनल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर्स बोला जाता है। परिमेय संख्या के विषय में बात कर रहे हैं तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर के विषय में कंडीशन कुछ हैं जो आप नोट करना पड़ेगा, वो नोट कर लीजिए। पहली और दूसरी, एक तीसरी, 3 कंडीशन ही मात्र नोट कराएंगे आपको। पहली कंडीशन क्या होगी आपकी? पहली कंडीशन होगी जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। जो संख्या P/Q के रूप में हो या लिखें उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, P और रेशनल नंबर कहते हैं। P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक हों। ठीक है, इसके बाद बात आती है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? Q 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि Q कहाँ पे आता है? ये आपका क्या है? अंश है। ये क्या है? आपका अंश है। और ये क्या है? हर है। तो हम Q की बात कर रहे हैं, अर्थात हर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये जो 0 है, ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए? हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर वो 0 हो जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए ये 2 है और हर हमारा कितना है? 0 है। तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी जो कि फाइंड नहीं हो सकता है, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ये फाइंड नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से एक बात और है कि हमने बताया है कि रेशनल नंबर्स क्या होंगे, यानी परिमेय संख्याएं क्या होंगी आपकी। तो परिमेय संख्याएं शांत, जितने भी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो सारे की सारी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। फिर हमने आपको बताया कि पुनरावृत्ति में, हमने बताया कि जितने की पुनरावृत्ति हैं, पुनरावृत्ति में जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? उनको हम लोग भी लिख लेते हैं क्या? P/Q के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात वो भी हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन जो अपुनरावृत्ति हैं, ठीक है ना, जो रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, उनको हम लोग पुनरावृत्ति में परिमेय संख्याओं में नहीं ला सकते, क्योंकि वो अपरिमेय संख्या होती हैं। उनका अंश जो हर है वो क्लियर नहीं है। इसी तरीके से कुछ आएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए उनको हम इसमें नहीं रखते हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात सबको फाइनल हो गई होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे परिमेय संख्या के बाद जो बात आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं किस तरीके की होती हैं? जैसे कुछ इस तरीके से मैं एक एग्जांपल ले लूँ आपके लिए। ठीक है ना, ये संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका मान जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। एक कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। और ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये तो अभी बढ़ रहा है ना, इसका टोटल डिवाइड नहीं हुआ है, यानी भाग अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, तो ये तो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। दूसरी बात, ये संख्याएं आती कहाँ से हैं? ये संख्याएं यहाँ से आती हैं। जैसे स्क्वायर, रूट स्क्वायर, रूट 2 दे दिया गया, रूट 3 दे दिया गया, ठीक है, रूट 5 दे दिया गया। इस तरह की जो संख्याएं दे दी जाती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं?
1.41 जैसे इसका हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से 1.732, तो इस तरीके से ये जो नंबर आते हैं, क्योंकि इनके ये अभी आगे डिवाइड भी हो रहा है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ये प्रश्न बनता है कि पाई के विषय में हम लोग थोड़ी सी बात कर लें। अब किसके विषय में बात करने वाले हैं, पाई के विषय में। पाई क्या है, तो जो पाई है, पाई के विषय में बात करेंगे हम लोग। पाई, ये पाई है क्या, ये पाई आया कहाँ से, इस पाई को किसने बनाया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, जो पाई की ज़रूरत पड़ी हम लोगों को, कि जैसे कि जो आवश्यकता होती है उसी का आविष्कार होता है। जैसे जैसे आवश्यकता हमारी होती है वैसे वैसे हम लोग आविष्कार किया करते हैं। तो जैसे कि उजाले की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने बल्ब का आविष्कार किया, और दूरी मिटाने के लिए हम लोगों ने टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। इसी तरीके से हम लोगों ने तमाम वस्तुओं का आविष्कार किया है। तो पाई की भी ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जब पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब कोई पहिया, जो पहिया व्हील होता है, उसको बनाया जाता था लकड़ी का। किसका बनाया जाता था, लकड़ी का बनाया जाता था। तो पूरी तरीके से गोल तो नहीं हो पाता था, और उसमें जब हम लोग चलते थे तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी। ये गोल नहीं होता था, इसलिए सामान ढोने और बैठने में हम लोगों को दिक्कत होती थी, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक मानक माना, और उस मानक को क्या माना कि इसका जो मानक होना चाहिए, कि एक ऐसा मानक होना चाहिए कि इसका जो रेडियस होता है, यानी जब पाई की कहीं पर भी बात होगी, यानी एक किसी गोले की बात की जा रही होगी। अगर पाई की बात आप कर रहे हैं तो आप एक गोले की बात कर रहे हैं, एक सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पाई को ये बताया गया कि पाई जो हमारा गोल पहिया बनेगा उसका एक मानक दे दिया गया कि जिसका रेडियस, जिसका डायमीटर जो होगा, यानी व्यास जो होगा, क्या होगा, व्यास जो होगा वो कितना होना चाहिए, व्यास जो होगा वो 7 यूनिट होना चाहिए। अगर व्यास 7 यूनिट है तो सर्क्यूलर रेफरेंस जो है, यानी जो परिधि है, वो कितनी होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए। यानी हम बात कर रहे हैं कि व्यास और परिधि की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, परिधि की बात कर रहे हैं। परिधि अगर 22 है और व्यास अगर 7 है तो परिधि कितनी होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए। तो जब इस हिसाब से बनेगा पहिया, तो पहिया बिल्कुल क्या बनेगा, गोल बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बात आई थी 22/7। 22/7 कहाँ से आया, बात समझ में आ रही है। कैमरा अब देखिए ना, कैमरे का आगे का जो नाप होता है वो यही नाप होता है, उसका रेडियस, उसका जो आपका डायमीटर होगा, यानी जो व्यास होगा वो 7 होगा, और उसकी जो परिधि होगी, यानी सर्क्यूलर रेफरेंस जो होगी, वो 22 यूनिट होगी। आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसमें कि पाई की वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू बहुत सारे लोगों ने फाइंड की और आज तक उसको फाइंड नहीं कर पाए। पाई की वैल्यू बहुत लोगों ने फाइंड की, लेकिन आज तक फाइंड नहीं कर पाए, और करते अभी तक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये पाई की वैल्यू मैंने लिख दी आपके सामने, ठीक है ना। ये पाई की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर भी फेल हो गया पाई की वैल्यू फाइंड करने में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से कुछ नॉलेज बताना चाहूँगा आपको कि पाई डे कब मनाया जाता है। पाई एक अक्षर है जो कि ग्रीक अक्षर है। पाई कैसा अक्षर है, एक ग्रीक अक्षर है, ठीक है ना। ये ग्रीक अक्षर है, पाई ग्रीक अक्षर है। अपने यहाँ जो ABCD अल्फ़ाबेट होता है उसमें जो 16वां अक्षर होता है वो P होता है, लेकिन ग्रीक अक्षर में 16वां लेटर पाई होता है। ग्रीक अक्षर में 16वां लेटर पाई होता है। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके, और इसकी वैल्यू ये कोई 22/7 हमारा लगभग मान होता है। हमने बताया अभी आपको कि ये 3.14159 आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है, यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू सुपर कंप्यूटर भी फाइंड करने में फेल हो गया। आज भी बहुत सारे वैज्ञानिक इसकी वैल्यू फाइंड करने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। आपको एक और बात बता दें, पाई डे भी मनाया जाता है, पाई डे भी मनाया जाता है।
तो पाई डे किस दिन मनाया जाता है? तो पाई डे में इसमें लिखा हुआ है, ये सब इसी में दिखाई देगा अभी आपको कि पाई डे कब मनाया जाता है। तो पाई डे तो कब मनाया जाता है, ये जो होगा ये कौन सा महीना है? जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 का मतलब हो गया कि मार्च, ठीक है ना, और 14 का हो गया 14, यानी 14 मार्च को मनाया जाता है। ये 3 कौन सा हो गया? मार्च हो गया, और 14 का मतलब हो गया 14 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पाई डे? 14 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाई डे मनाने के लिए एक अवधि फिक्स है, एक समय फिक्स है। वो समय क्या होना चाहिए वो भी इसी में दिया हुआ है। 1:59 1:59 में पाई डे मनाया जाता है। पाई डे मनाने का जो है शेड्यूल, 1:59 पे आप पाई डे मनाएंगे, ठीक है ना। 1:59 पे पाई डे मनेगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाई एक कैसी संख्या है तो आप बताओगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर पूछा जाए कि 22/7 एक कैसी संख्या है तो आप बोलेंगे कि 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा हुआ है। फिर आपसे पूछा जाए कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये वैल्यू कैसी संख्या है तो आप बताएंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर हम अब आपसे बात करने वाले हैं कि अभी हमने बताया है कि पाई आया कहाँ से, तो आपने कहा था सर्क्यूलर रिफरेंस और ये जो आपका डायमीटर होता है इनके अनुपात से आता है। तो इनका अनुपात क्या होना चाहिए? इसके बराबर पाई होता है ना। सर्क्यूलर रेफरेंस और डायमीटर मीन्स पाई होता है, बराबर पाई ही तो होता है, यानी 22/7 होता है। तो सर्क्यूलर रेफरेंस को सर्क्यूलर रेफरेंस ही हम रखें यहाँ पे, और इसको बोल सकते हैं 2r, बोल सकते हैं 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो c इक्वल टू हो जाएगा 2πr, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से एक फार्मूला भी निकल के आ गया कि सर्क्यूलर रेफरेंस यानी परिधि बराबर 2πr। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।